हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। आपको दिख ही रहा होगा क्लास 9th, ठीक है। एंड दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का जो भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था फोर्थ चैप्टर का वो सब कंप्लीट हो गया है। लास्ट एक न्यूमेरिकल छूटा था, लास्ट वाला एनसीईआरटी का, तो उसको कभी बता देंगे, ठीक है। चलिए ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और ग्रेविटी क्या है, इन तीनों चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फिनोमेना है। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो मासेस के बीच में, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन मीन्स वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, उस फिनोमेना को ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, ठीक है। ग्रेविटेशन पूरे यूनिवर्स पे इक्वली अप्लाई होता है। अगर अर्थ यहाँ पर है, हमारी गैलेक्सी के बाहर कोई प्लैनेट है, गैलेक्सी से बाहर, ठीक है, तो वो भी इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसका भी ग्रेविटेशनल पुल इस पे लग रहा होगा, डिपेंड करता है उसके मास पर और डिस्टेंस पे। तो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इन द इंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इन द इंटायर यूनिवर्स। मतलब कि जो फिनोमेना मतलब घटना जो हो रहा है दैट इज़ ग्रेविटेशन, और जो लग रहा है दैट इज़ फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ प्लैनेट इन द, प्लैनेट नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है, यहाँ पे इसे अर्थ बोलेंगे, या प्लैनेट भी बोलते तो गलत नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि उस प्लैनेट की ग्रेविटी ज़्यादा है, वहाँ गिरेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी, या हम कहते हैं कि मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है, बहुत कम है, वहाँ पर गिरेंगे तो कम चोट लगेगी। तो ग्रेविटी टर्म जब आप यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को सेंस कर रहे हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, ये है ग्रेविटी का मतलब, ठीक। अब ग्रेविटी है या नहीं, या ग्रेविटेशन जैसी चीज़ होती है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ग्रेविटी जैसा कुछ है, बट जब न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया तो उसके पहले लोग इस चीज़ को नहीं समझते थे, तो उसलिए ये एग्जांपल्स दिए गए। क्या एग्जांपल्स थे? एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ इफ़ ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी भी हाइट से, सर्टेन हाइट मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे अंतरिक्ष में उठा के रख दो, ठीक है, वैक्यूम में नहीं रखना है, ऐसा रखना है जहाँ पर ग्रेविटेशनल रेंज आती हो। अभी सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको बेसिक समझना है। तो अगर किसी भी हाइट पर हम एक चीज़ को रख देंगे तो थोड़ी देर में वो गिर जाएगी, ठीक है, गिर गई। दूसरा क्या है? जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, मतलब जाहिर है सन उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मून अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, जेन्युइन सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन उठता है वो ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींचते हैं, या यहाँ देखिए ऐसे समझ में आएगा, अगर एप्पल ऊपर लटका हुआ है पेड़ पे, या पेड़ से जस्ट छूटा तो नीचे गिरता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ हमसे ये कहता है कि हर चीज़ में इक्वल, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है तो एप्पल को भी अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाहिए, तो ये अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं जाती है, या हमें जाते हुए कुछ फील क्यों नहीं होता है, हमेशा एप्पल ही अर्थ पे क्यों गिरता है? ये इस पूरे क्वेश्चन का समरी है, ठीक है। अब इसे कैसे समझेंगे? देखो, हमें ये पता है कि इसका जो मास है, ठीक है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एप्पल का मास बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। मान लो ये इस पर F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस पर F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि F1 और F2 आपस में सेम होंगे बट अपोजिट होंगे, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अर्थ ने जो फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, F1 फोर्स अप्लाई कर रही है, तो अभी F1 मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। सेकंड इज F2 मास ऑफ द एप्पल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द एप्पल। अब देखो होता क्या है कि सीधी सी चीज़ है, जो बॉडी जितनी ज़्यादा मासिव होगी, जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही कम उसका एक्सेलरेशन होगा ठीक है, उतना ही कम उसका एक्सेलरेशन होगा, और जिसका मास सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा सेम फोर्स के लिए।
अलग अलग बॉडीज़ के बीच में अगर कोई सेम फोर्स एक्ट करा उस केस में। मतलब एक बहुत ही मोटा सा लड़का है, वो बहुत छोटे से बच्चे को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जाहिर है उसको खींच लेगा आसानी से। अदर फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं नो डाउट, बट अगर हम ग्रेविटेशन की ही बात करें तब, और जो छोटा बच्चा वो शायद उसको खींच भी ना पाए, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पॉज करके इसे नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्थ की मोशन एकदम नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, इस केस में, एप्पल वाले केस में, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है। अर्थ क्या, अगर इसके ऊपर कोई माउंटेन भी गिरती है आकर के, बड़ी सी माउंटेन अभी आ रही है ना, तभी अर्थ मूव नहीं करेगी, ठीक है। बहुत ही हल्का सा उसमें एक्सेलेरेशन में चेंज आएगा। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसी एग्जांपल को न्यूमेरिकली समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे, दोनों फोर्सेस आपस में सेम है, मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, मास ऑफ एप्पल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। दोनों को देख लेते हैं क्या कुछ न्यूमेरिकल चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, ये देखना है। अब ये अज्यूम्ड है, देखो अभी आपने अर्थ का वेट, मास और ये सारी चीज़ें भी पढ़ी नहीं है। ग्रेविटेशन, जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे उसमें ये चीज़ें आगे आएंगी, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना मान लो कि जो अर्थ का मास है वो 1 करोड़ kg है, ठीक है। और जो एप्पल का मास है वो 10⁻³ मतलब 1 ग्राम, बहुत ही हल्का है, ठीक है। जनरली एप्पल्स इतने नहीं होते हैं, बट इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब हमने सोचा कि चलो ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो 10⁹ न्यूटन लग रहा है, ठीक है। ये अपने से रैंडम सोच करके हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट किया है हमने, उसके बाद बता रहे हैं, ठीक। तो माना कि 10⁹ फोर्स न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई। अगर F1 लग रहा है तो F2 भी उतना ही लगेगा। अब फोर्स का पता चल गया, मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, यहाँ पे मासेस भी दिए हुए हैं, एक्सेलरेशन निकालो एक एक का। तो पहले हम एप्पल के लिए आ जाएंगे। 10⁹ इज़ द फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है एप्पल का, 10⁻3, हियर इट इज़ 10⁻3। ये उठा करके यहाँ पर रखो, सॉल्व करोगे, 10⁻³ ऊपर गया, हो गया प्लस, सॉल्व किया, आ गया 12, मतलब 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट होगा, ठीक है। अब अर्थ के लिए देख लो, 10⁹ फोर्स है, मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़, ठीक है, एंड दिस एक्सेलरेशन। सॉल्व करेंगे 10⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ इतना सारा। तो जाहिर है कि ये बहुत ही कम होगा। ये बस आपको समझाने के लिए किया है। अर्थ पे तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं एप्पल के केस में, ठीक है, या एक बड़ी सी माउंटेन के भी केस में कोई विशेष उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए बिना देर की थोड़ा सा और इससे देख लेते हैं। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत से ये जो क्वेश्चन था कि अगर हम वॉल को पुश करते हैं खड़े हो करके तो वॉल की वो नहीं मूव करती है, जबकि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस यहाँ पर उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप वैसे समझ लोगे आसानी से। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। इसे देखिए, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे कहते हैं। अभी बस इसका स्टेटमेंट समझ लो, प्रूफ इसका नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। देखिए ये लॉ ये कहता है, ये न्यूटन जी ने निकाला था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं M1 M2, उनके प्रोडक्ट की इक्वल, M1 इंटू M2 की इक्वल होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो गैप है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख लो, वैसे बुक्स में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। वेल आई थिंक टाइम इज़ देयर। चलिए इसे भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं, ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है। फोर्स के बारे में दो चीज़ें पता चली, मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है पहला इक्वेशन, जो डिस्टेंस है या जो गैप है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1 कर देते हैं। अब दोनों को कंबाइन करो, फर्स्ट और सेकंड, तो फोर्सेस हम यहाँ पर कह सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट हमें नोन होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। जब वो याद होगा तभी कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये G है, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट।
अब इस ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसका यूनिट भी आप अपने से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यूनिट की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारी चीज़ें आगे डराइव होने वाली हैं। तो चलिए स्टडी करते रहिए भाई, पढ़ाई मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं वीडियो, थैंक्स।